बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम लास्ट टाइम में आपके साथ मैं हूँ मेरीन सब्तैन। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में जिस मौजू पर हम बात करेंगे, इस वक्त हर जगह इसका बड़ा चर्चा भी है, इस पर हम भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक और मुख्तलिफ अंदाज से हम बात करेंगे। धड़ेबंदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई नई बात नहीं है, लेकिन जमहूरियत का हुस्न भी है, लेकिन इसके साथ साथ अपोजिशन को मौका भी फराहम कर रही है। एट द सेम टाइम शाह महमूद कुरैशी साहब जब ये कहते हैं कि अगर जो काबीना के इजलास होते हैं उसमें जहांगीर तरीन साहब शिरकत करते हैं, उसमें अपने मशवरे देते हैं, तो इससे अपोजिशन को मौका मिल रहा है। 62(1)(f वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए क्या अलग और जहांगीर तरीन साहब के लिए अलग है। ये गुफ्तगू जो है, इसकी आवाज़ जो है शाह महमूद कुरैशी की तरफ से तो दिखाई देती है, सुनाई देती है, लेकिन पार्टी के दीगर रहनुमा जो है वो जहांगीर तरीन खान साहब के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं और उनके हक में बोलते हुए दिखाई देते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के हक में कोई आवाज़ पार्टी के अंदर से उस तरह से तो अभी तक नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे ये भी है कि जो हामी है, बात करते हैं जहांगीर तरीन के हवाले से, वो ये भी कहते हैं कि वो नाअहल ज़रूर ठहरे लेकिन वो सज़ा याफ्ता की टर्म में नहीं आते। तो क्या नाअहली और सज़ा याफ्तगी के लिए मुख्तलिफ पैमाने हैं और क्या काबीना की इखलाकी साख जो कहा जा रहा है शाह महमूद कुरैशी की तरफ से, वो क्या मुतासिर हो रही है कि नहीं हो रही? इस सब पर हम गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि जहांगीर तरीन जो जनूबी पंजाब में हेल्थ और ज़राअत के प्रोग्राम में मुदाखलत कर रहे थे, जनूबी पंजाब के रहनुमा और ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमें जहांगीर तरीन साहब के साथ नज़र आ रही है। तो इस पर जब शाह महमूद कुरैशी जो फट पड़े और कोई बड़ा रहनुमा जब उनके हक में नहीं आया, तो इसकी जो ख़ास वजह है वो हम आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे। फिर इसके बाद हम ये भी आपको बताएंगे कि पंजाब और विफाक में जो ब्यूरोक्रेसी इस वक्त ताउन नहीं कर रही, उसके हवाले से अब सख्त फैसले जो है PTI की हुकूमत करने जा रही है। कौन वो लोग हैं जिनके खिलाफ ये सख्त फैसले किए जाएंगे और किस तरह के सख्त फैसले जो है वो सामने आ रहे हैं, वो आज के प्रोग्राम में, इस सेगमेंट में आपको हम बताएंगे। अहम इंकशाफात भी आपके लिए। इसके बाद हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे और उसमें हम बात करेंगे जन्नत नज़ीर, जी हाँ, कश्मीर, वादिया कश्मीर की। और अब ये मामला जो है, से पहले पाकिस्तान जो बहुत ज़ोर शोर से आवाज़ उठाता था, लेकिन हम देखते थे कि बहुत से ऐसे ममालिक जिनसे हम एक्सपेक्ट करते थे वहाँ पे खामोशी थी। लेकिन अब एक फ्रांसीसी सहाफ़ी है, उन्होंने अपनी ये डॉक्यूमेंट्री जो है ये रिलीज़ कर दी है, कश्मीर द वॉर ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड रिलीज़ की है। और इसकी शूटिंग के दौरान आपको बताएं कि इन सहाफ़ी को और इनके साथियों को जो ये डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, इन्हें कैद भी कर लिया गया, लेकिन फिर आलमी बरादरी के दबाव पर इन्हें रिलीज़ भी किया गया। और अब जो मज़ालिम हैं वो आलमी बरादरी के सामने, पूरी दुनिया के सामने जो अब ये खुलकर सामने आ रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे कि रायमा क्या हमवार हो रही है कश्मीर के हवाले से। क्या कश्मीर का मसला अब लोगों की, दुनिया की नज़रों में आने के बाद अब हल के करीब तरीन पहुंच गया? और क्या हम, पाकिस्तान जो है वो अपना किरदार अदा कर रहा है, किस तरह से अदा कर रहा है? इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे आखिर में सोशल मीडिया को हुदूद क़यूद में लाने की बाज़गश जो हमने पहले भी सुनी थी, जिसके ऊपर बहुत से एतराज़ात आए थे, फिर उसके बाद मुश्तरका तौर पर इसे एक्सेप्ट भी किया गया था, सेनेट से भी, पार्लियामेंट के फ्लोर से भी। अब इस हवाले से हुकूमत जो है वो सरगर्म है और ये कहा जा रहा है कि साइबर क्राइम का कानून जो कि मौजूद है, लेकिन जजेस की जो तैनाती नहीं हो सकी है, अब ये सब किया जाएगा ताकि मामलात को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। इस पर हम आपको बताएंगे कि अभी तक क्या फ़ैसले हुए हैं और आपको अब क्या जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपको मालूम हो कि अब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। मेहमान हमारे साथ जो पहले सेगमेंट में आपको बताते चले, राना हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी, ख़ासकर हमें बताएंगे PTI के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है, ये धड़ेबंदी क्या है, ये तमाम मामलात पर हमें कुछ अहम बातें बताएंगे। रमेश कुमार हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। शाइस्ता परवेज़ हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। राना अजीम साहब, आपकी तरफ से पहले आ जाते हैं, ज़रा बताइएगा कि क्या चल क्या रहा है इस वक्त? सबसे पहले PTI के अंदर इस वक्त चल क्या रहा है? शाह महमूद कुरैशी साहब क्यों बिल्कुल तन तनहा नज़र आ रहे हैं? देखिए, ये शाह महमूद कुरैशी साहब की तन तनहाई जो है वो आज तो बिल्कुल वाज़ी हो गई है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल किया नहीं गया, उन्होंने खुद ब खुद इजहार कर दिया उस बात का जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। मामला ये है कि पंजाब के अंदर
बिलखुसूस जनूबी पंजाब में जब ज़राअत प्रोग्राम जो शुरू हुआ है, जो महकमा खुराक के प्रोग्राम शुरू हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो राय ली जा रही है, सबसे ज़्यादा जो अमल दखल है, चूँकि वो है जहांगीर तरीन साहब का। जहांगीर तरीन साहब का ये नहीं कि वो बतौर मिनिस्टर काम कर रहे हैं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब की एक राय जो है उसको ख़ास अहमियत दी जा रही है। और जनूबी पंजाब समेत पूरे पंजाब के अंदर, चूँकि ज़्यादा जनूबी पंजाब को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़राअत का ज़्यादा हवाला देखा जाए तो जनूबी पंजाब की तरफ से ही चलता है। तो उसमें बहुत सी जगहों पर बहुत से प्रोजेक्ट जो है वो उसको देख रहे हैं, वो तजावीज़ दे रहे हैं कि इसको इस तरीके से किया जाए, फ़लाँ जगह पर फ़लाँ काम किया जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो बेइंतहा नागवार गुजरी जो शाह महमूद कुरैशी साहब को। चूँकि आपको पता है हमेशा जो जहांगीर तरीन साहब के साथ शाह महमूद कुरैशी का जो फड्डा चलता है वो जनूबी पंजाब से शुरू होता है और जनूबी पंजाब पर आकर यह इख्तिताम पजीर होता है। सही नहीं होता उनका एतराज़। लोग जहांगीर तरीन खान साहब से मिलते हैं और सीधे बनीगाला पहुंच जाते हैं, उनको इस बात पे एतराज़ है ना? जी बिल्कुल होना चाहिए, ये खूबी वो अपने में भी कर लें। देखें एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि इमरान खान साहब की जो जीत है और इमरान खान साहब की जो कामयाबी है उस पर जहांगीर तरीन ने एक बहुत अहम रोल अदा किया है। आप उसे हेलीकॉप्टर कह लें, आप उसे जहाज़ का सिस्टम कह लें, जो मर्जी कह लें, लेकिन एक शख्स ने दिन रात मेहनत की है और एक बहुत उनकी एक मेहनत है। अगर वो नाअहल हुए हैं तो देखिए वो सियासत से आउट हो गए हैं, लेकिन आप उसको पार्टी मामलात या दीगर चीज़ों से आउट नहीं कर सकते। ना किसी जगह ये लिखा हुआ है कि वो पूरी उम्र के लिए किसी सियासी मशवरा नहीं दे सकेंगे या कोई बुनियादी अपना कोई ऐसा हक नहीं अदा कर सकेंगे। उन्हें उन पर यह पाबंदी कि ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये नाअहल है। ये किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि वो पूरी उम्र के लिए कोई सियासी मशवरा ना दे सके या जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट है उस चीज़ में वो अपनी राय ना दे सके, ये किसी जगह नहीं लिखा हुआ। आप अगर मुवाजना करती हैं इस मामले में माजरत से कि मियां नवाज शरीफ उनका, तो मियां नवाज शरीफ सजा याफ्ता और नाअहल होने के बाद भी पार्टी सदारत करते रहे हैं। पार्टी इजलासों में सदर कोई और होता था लेकिन सब कुछ उनकी मंशा के मुताबिक होता था। पंजाब हाउस मुकम्मल तौर पर वो इस्तेमाल करते थे, तमाम हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की जाती थी। मरियम साहबा कुछ नहीं होती थी, उनके पास इख्तियार। ऐसा करते जरा सुनवा देते ना शाह महमूद कुरैशी साहब का एतराज़ क्या है, ठीक है, ये जरा सुने, क्योंकि मुझे जो अच्छा चले अभी इस वक्त नहीं हम सुनवा सकते आपको। चले मैं आपको बता देती हूँ ना, उन्होंने ये कहा कि नून लीग इसके ऊपर पे सवाल उठाती है। नून लीग कहती है कि भाई किस तरह से 62(1)(f) में मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनका मामला अलग, इनका मामला अलग, ये कैसे बैठ सकते हैं, कैसे मशवरे दे सकते हैं। तो फिर इसमें ऐसा क्या गलत है जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा? मुख्तसरन बड़ी सिंपल से, मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई गलत कहा, लेकिन बात यह है कि अगर वो बैठे हैं तो बतौर वजीर तो नहीं बैठे, वो चेयर तो नहीं कर रहे। अगर एक इजलास में उन्हें बुला के पूछा जाता है कि आप बताएं हम ये एक मंसूबा तैयार कर रहे हैं, ठीक है नहीं देखें मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है, लेकिन ये इतना गलत भी नहीं है कि उसको आप, क्योंकि जब मियां नवाज शरीफ साहब बैठते थे या बैठे तो उस वक्त उनके ऊपर भी एतराज़ात तो आए ना। मियां नवाज शरीफ वजीर आजम, निगरान वजीर, सॉरी कायम काम वजीर आजम या अबूरी वजीर आजम, जिसको जो भी कह लें, उसके लिए फैसला करते थे। शाहिद खान, लेकिन इनके ऊपर बात आवाज आती थी पीटीआई के अंदर से, वो कहते थे किस हैसियत से बैठते हैं, मशवरे किस हैसियत से देते हैं, सारे मशवरे जो है वहां से जाकर क्यों लिए जाते हैं। वो एक सजा याफ्ता होना और एक नाअहल होना, इसमें दो चीजों में फर्क। चलिए ठीक है, रमेश कुमार साहब ज़रा ये बताएं कि इस वक्त जो इख्तलाफात है शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन साहब के, और हम देख रहे हैं कि पीटीआई के अंदर से जो आवाज़ है वो जहांगीर तरीन साहब के लिए आ रही है, तो क्या ये समझे कि जो मौक़िफ़ इस वक्त है वो जहांगीर तरीन खान साहब के हक में है और उन्हें पार्टी सही समझती है? देखिए, हर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज़ में आज़ाद राय होनी चाहिए और इंटरनल डिफरेंसेस होते हैं, मगर हल इंटरनली होना चाहिए। इस तरीके से शाह साहब को जो है वो बाहर मीडिया के ऊपर और बगैर किसी क्वेश्चन पूछे हुए ये बात नहीं करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ राना अजीम कि हमेशा सहाफ़त के हवाले से वो बिल्कुल सच्चा और खरी बात करता है। आज भी उसने खरी बात की है कि पीटीआई के अंदर खान साहब की मेहनत के बाद अगर इम्पॉर्टेंट रोल है तो वो जहांगीर तरीन का है, और जहांगीर तरीन जो है वो एक अच्छे बिजनेसमैन, सोच और समझ वाले बंदे हैं। मैं समझता हूँ उसकी एक विजन है। मुझे पीटीआई के अंदर आज भी अगर हमारी काफ़ी टीम जो है वो इमेच्योर है, मगर मुझे फिर भी कुछ बेहतरी नज़र आती है, या मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं समझता हूँ कि जहांगीर तरीन ही है जो इन काफ़ी चीज़ों के अंदर अगर उसका इनपुट शामिल होगा तो कुछ बेहतरी आएगी। नहीं तो आजकल मुल्क के अंदर जो मुआशी और जो सोशली जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम से निकलना बहुत मुश्किल काम लगा हुआ है। हालात बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, जो काफ़ी लेवल पे जो है वो डिस्कस भी होती हैं चीज़ें। तो ऐसी बात शाह साहब को मैं नहीं समझता हूँ करनी चाहिए।
रही बात आपने कहा कि लोग सामने आ गए हैं, देखिए जो लोग इस वक्त चाहे MNA हो चाहे पार्टी के साथ जो भी सिंसियर लोग हैं उन सबको पता है कि जहांगीर तरीन का शुरू से लेके एक जलसे से लेके एक जलसी से लेके चाहे हुकूमत बनाने तक जहांगीर तरीन की जो सिंसियर एफर्ट्स थी वो सिर्फ और सिर्फ खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए थी, पार्टी को कामयाब कराने के लिए थी। और इस वजह से मैं भी समझता हूं कि अगर PTI के अंदर देखा जाए तो इमरान खान के बाद अगर कोई इम्पॉर्टेंट रोल है पार्टी के अंदर तो वो जहांगीर तरीन का है। अच्छा, तो आपको याद होगा ना जो राय हसन नवाज का जो मामला था, जिनको इलेक्शन कमीशन से जब नाअहल किया गया था और जब वो बैठे हुए थे उस पार्टी के इजलास में और जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनके बारे में कहा था तो उसके बाद इमरान खान साहब ने कह दिया था कि ये आइंदा नहीं बैठेंगे, ना कोई इन्हें पार्टी ओहदा दिया जाएगा, पार्लिमानी बोर्ड के किसी भी उन्हें पार्लिमानी बोर्ड से हटाने का भी उन्हें कह दिया गया था। तो उनके लिए जब ये पैरामीटर्स रखे गए थे तो ये पैरामीटर्स दूसरी जानिब क्यों नहीं रखे गए? देखिए बात यह है कि बिल्कुल आपने कहा कि पैरामीटर्स होते हैं और एक तो चीज़ ये कि जहांगीर तरीन कोई सजा याफ्ता नहीं है और जहांगीर तरीन के ऊपर नाअहली हुई है टेम्पररी, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, चलो आप राय हसन से उनसे मिलाते भी हैं मगर एक तो उसमें उस फैसले और इस फैसले में फ़र्क है। दूसरा, आज मियाँ नवाज शरीफ पार्टी का चाहे वो ऑफिशियली सदर है या नहीं है, चाहे वो माजी में था या नहीं था, जब प्राइम मिनिस्टर भी शाहिद खाकान था तो भी फैसले वो करता था। हाँ, हम लोग उसको क्रिटिसाइज जो है वो PTI की गवर्नमेंट जो है उस टाइम PTI के जो लोग हैं वो करते थे, मगर क्या उसके ऊपर इतना फ़र्क आया? क्योंकि नवाज शरीफ के पीछे PMLN थी। इस तरीके से PTI के अंदर एक जहांगीर तरीन एक असासा है और आज भी जहांगीर तरीन के इनपुट की PTI की गवर्नमेंट को ज़रूरत है। जिस किस्म के क्रिटिसिज्म चल रहा है, जिस किस्म की इकोनॉमिकली सिचुएशन है, एग्रीकल्चर सिचुएशन है, जो मैनिफेस्टो है उसके ऊपर टोटल काम भी PTI की तरफ से जहांगीर तरीन ने किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ उसका इनपुट लेना वो बेहतर है मुल्क के लिए भी और पार्टी के लिए भी। अब उस इश्यू के ऊपर इंटरनल अपनी सियासत की जाए मुल्तान की सियासत की वजह से, जो मैं नहीं समझता हूँ कि मुनासिब बात है। और स्पेशली अगर ऐसी हुई भी थी तो इनको इंटरनली खान साहब के पास बैठ के, जैसे माजी में भी बहुत मरतबा हुई है, डिफरेंसेस होते हैं तो बैठ के हल मसले करने चाहिए थे। इस तरीके से बगैर क्वेश्चन पूछे हुए और मीडिया के सामने बात करते हुए आज सारी मीडिया के ऊपर यही चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं, ये अच्छा नहीं हुआ। बात तो आप सही कह रहे हैं, इमरान खान साहब के साथ बैठ के इनको मिलकर ये मामला तय करना चाहिए, लेकिन हमने तो ये भी देखा है कि उनकी मौजूदगी में ये झगड़ पड़ते हैं। ये तो चले राना अजीम साहब से मैं वापस आके पूछूंगी। शाइस्ता साहिबा, आपने गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे कि जमहूरियत का हुस्न है और कौन सा आप लोगों ने उनके जो जितनी भी ये तनकीद करते थे मियाँ नवाज शरीफ साहब के पार्टी की सदारत करना, उन तमाम मामलात पे आप लोगों ने कौन सा उस पर कोई नज़र डाली जो अब आप इनको कहते हैं? और दूसरी बात ये कि ये तो मतलब नाअहल है ना, सजा याफ्ता तो नहीं है, तो फिर क्यों मरियम औरंगजेब जो इतना क्रिटिसाइज करती हैं और 62(1)(f) इनको बार बार याद दिलाती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया आपका, लेकिन मैं आज सच्ची मुझे हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है कि आज मेरे भाई दोनों बैठ के किस सफाई के साथ इस दोहरे मेयार की और ये जो इनका कहना चाहिए पैरामीटर्स जो इन्होंने अपने लिए रखे हुए हैं वो दूसरों के लिए कितना फ़र्क है, ये देख के और सुन के मुझे वाकई हैरानी हुई है कि देखें सजा चलो हमारी क्यों बात नहीं हुई, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि देखें मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम की वजह से जहांगीर तरीन को नाअहल किया गया और उनको कैबिनेट की मीटिंग्स में बुलाया गया, उनके अंडर 120 अरब रुपए का एक वो रखा गया कि जी वो हैंडल करें, सारे ब्यूरोक्रेट्स को बिठाया गया और सबके सामने उनको जी तालियां बजाई गई और उनकी तारीफें हुई। बात मेरी ये कि मियाँ नवाज शरीफ के लिए इमरान न्याजी साहब जो नाजेबा अल्फाज इस तरह की मीटिंग्स के बाद करते रहे, अगर आप वो भी आज सुना देती तो हमारे सामईन को ये भी पता चल जाता कि जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो किस हद तक हैं। आज अगर मियाँ नवाज शरीफ पार्टी की मीटिंग्स में बैठते थे तो इनको वो भी एतराज होता था, हालांकि पार्टी
वो जाती होती है, उसमें मियां नवाज शरीफ को ये ना ये लोगों के दिलों से ना जहनों से नहीं निकाल सकते। लेकिन जहां तक इन्होंने बात की, देखें उनका आप लोग जुर्म साबित हो गया और ये हो गया वो हो गया, मेरे ख्याल से जिस तरह के नैब के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लग रहे हैं, जिस तरह के प्रोसेसेस हुए हैं, जिस तरह की कार्रवाइयों के बाद उनको जो कुछ किया जा रहा है वो सब के सामने है। और जिस तरह सेट असाइड किया है पहले की फैसले को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो इंशाल्लाह आप देखेंगी कि 9 तारीख से अपील में जा रहे हैं, उसके बाद आप देखिएगा क्या फैसला होता है। लेकिन जहां तक देखें वो जहांगीर तरीन साहब को जो आप कह रहे हैं कि अकेले शाह महमूद खड़े हैं, शाह महमूद ने अकेले ही होना था। उन सब लोगों को पता है कि इस वक्त इमरान न्याजी साहब का साइड किसकी साइड पे हैं, तो वो ज्यादा लोग उन्हीं के पलड़े में अपना वजन डालेंगे ना। तो जहां, और ऐसी भी बात मैं आपको बता दूं कि नहीं है, शाह महमूद अकेले नहीं है, उनके साथ भी एक है, इनकी पार्टी जो है वो बाकायदा 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। और ये रिफ्ट जो था, ये पहले अगर इमरान साहब इसको निपटा लेते, 1 दफा नहीं 2 दफा ये हुआ है, और ये बहुत ज्यादा बढ़ गई, और ये बात तो पार्टीज के लिए अच्छी नहीं होती। ये बताइए ना शाइस्ता साहिबा, ये बताइए कि आप क्या कहती हैं, यानी कि आप क्या कहती है, जहांगीर तरीन साहब को बिल्कुल मशवरे देने के लिए भी नहीं बैठना चाहिए, ऐसा ही है? नहीं बैठना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि कैबिनेट की पार्टी की मीटिंग, मेरी मियां नवाज शरीफ साहब किस कैपेसिटी में, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो किस कैपेसिटी में उनके साथ बाकी लोग बैठते हैं, मशवरे करते हैं? जब वो जेल में थे तो सारे मामला जेल से क्यों चलते थे? तो आप सुन लेना, मेरी बात तो आप पूरी सुन ले। मैं आपको कह रही हूं कि कैबिनेट की मीटिंग में कभी शाहिद खान अब्बासी के साथ मियां नवाज शरीफ बैठे हुए नजर आए हैं आपको? ऑल दो कि वो उनका तो उधर थे ही नहीं ना, वो तो जेल में थे ना। लेकिन देखें, पार्टी के हेड होने से, उन पार्टी का कायद होने से उनको कोई फैसला साइड पे नहीं कर सकती। ऑल्दो कि कहा जा रहा है पार्टी में, तो जी हम पार्टी के लोगों की मर्जी है, अवाम की मर्जी है, लोगों की मर्जी है कि वो किसको अपना कायद मानते हैं। हमारे लिए मोहम्मद नवाज शरीफ PMLN के कायद हैं और रहेंगे, लेकिन वो किसी कैबिनेट उनके लिए पैरामीटर्स आपके भी अलग है, और यहाँ पे आप लोग भी एक तरह से आप लोग कुछ अच्छा राणा सिंह साहब जो उन्होंने बात की थी ना, मनी लॉन्ड्रिंग की, आप कहना शायद चाह रहे थे, साथ छुपाने के उसमें थे, हाँ, और ऑफशोर कंपनी। बाजी से मैं यही कहूँगा कि मेरे लिए बड़ी मोहतरम है, तो मुझे ये बता दें कि जहांगीर तरीन पर तो साहब ने चूँकि कह दिया कि दोनों ने बड़ी वो उस पॉलिसी इख्तियार की है जो नहीं होनी चाहिए थी, तो मुझे तो अफसोस हुआ। आप बता सकते हैं मेरी बहन बाजी के मियां नवाज शरीफ पर किस चीज़ का इल्ज़ाम है? और मियां नवाज शरीफ, मैं भी बता देता हूँ, आपको याद कराता हूँ कि जब मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया और जब उसके बाद एक बाकायदा कबीना का इजलास तमाम वजीर आजम समेत तमाम वज़रा पंजाब हाउस में इकट्ठे हुए, तो वो किस हैसियत से इकट्ठे हुए थे? और उसके बाद जहां तक आपकी ये बात कि क्या बनी, उसके बाद मियां नवाज शरीफ जब लाहौर आए और लाहौर आकर वो जो उन्होंने तकरीर फरमाई, उसमें पंजाब के वजीर आला किस हैसियत से गए थे? ये भी मुझे बता दें। मेरी बात सुनिए प्लीज। देखें, हमने तो इतराज और बदजुबानी लड़े नहीं मैं बड़ा बैठा हुआ सब इश्यूज पे इमरान न्याजी की तरफ से पहले आई, उनकी पार्टी की तरफ से आई। अब जो वो शामिल हुए हैं तो हम नहीं, पूरी दुनिया, पूरा मीडिया सब शोर मचा रहा है, जिसने देखा वो शोर मचा रहा है। तो उन्होंने तो आज शाह महमूद ने तो ये कहा है कि हम ऑपोजिशन को मटेरियल दे रहे हैं इस तरह की हरकतें करने से कि वो बोलें। देखिए, इख्तलाफात इनकी अपनी पार्टी में, धड़ेबंदियां इनकी अपनी पार्टी में हैं। इससे जो है उसको अगर न्याजी साहब संभाल लेंगे तो बेहतर है, नहीं संभालेंगे तो मजाक बनेगा। और जिस तरह के ये लोगों को नाम रखते थे, जिस तरह के लोगों को बातें करते थे, मजाक बना रहे हैं आप लोग अपना। आप लोग जो बात कर रहे हैं उसके मुताबिक नहीं चल रहे। जिस चीज की डिमांड आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से करते थे, वो चीज आपके अंदर पार्टी में मौजूद ही नहीं है। मादी में चौधरी निसार और परवेज रशीद भी ऐसी चीजें होती थी, और तब भी जो है वो, मैं तब तो मेरी बहन नहीं कहती थी कि ये पार्टी में मजाक बना रहे। ये डिफरेंसेस होते हैं, और आजकल मीडिया का दौर है, और मीडिया के अंदर अगर कोई चीज हाँ बहुत मर्तबा ये मेरीन
मेरीन आपके कहने के ऊपर विजिट वो नहीं दिखा रही है, मगर मेरे कहने के ऊपर वो दिखा देगी आपको कि प्रेस कॉन्फ्रेंसें कैसी होती थी। चलिए तो फिर और लड़ाई करें, चले फिर और लड़ें और लड़ाई करें। चले एक और बात की वजाहत कर देना साहब, एक और बात का जरा इंकशाफ तो कर देना जरा, क्योंकि चीजें होती रहती हैं। आपको मैं देखें मेरीन, मैं तो ये कहूंगा कि मैंने देखो नजदीक से देखा है। चले एक और आम बात की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि सेगमेंट का वक्त मुख्तसर रह गया। एक तो ये बात कि ये तो जाती इख्तलाफात ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। राना साहब, इज इट और नॉट? ऐसा ही है ना? बिल्कुल इसी तरह। वो इकदार से ज्यादा ये बात है जाती इख्तलाफात की। अच्छा, वो जो ब्यूरोक्रेसी की बात है, जरा उस बारे में बताइए। क्या कोई हार्ड एक्शंस लेने जा रही है हुकूमत इस वक्त? जो नहीं मानेगा अब उसके साथ सलूक जो है वो भी सही नहीं होगा। जी मैं बिल्कुल बता दूं, पंजाब का होम सेक्रेटरी, पंजाब का चीफ सेक्रेटरी तब्दील होने जा रहे हैं। 3 वफाकी तगड़े जो है सेक्रेटरी वो तब्दील होने जा रहे हैं। पंजाब में बड़े पैमाने पर ब्यूरोक्रेसी के अंदर तबादले शुरू होने लगे हैं। बहुत से ब्यूरोक्रेट ऐसे थे जिनके हवाले से बाकायदा एक रिपोर्ट गई है कि इन ब्यूरोक्रेट्स ने बाकायदा अपने ग्रुप बना रखे हैं और उस ग्रुपिंग में वज़रा को भी शामिल करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि वफाक की सतह पर और सूबा पंजाब की सतह पर बाकायदा तबादले होंगे। आ चुके बुज़दार साहब के वालिद साहब इंतकाल फरमा गए, जिसकी वजह से शायद ये काम 2 या 3 रोज़ के लिए रुक गया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, ये 2 मैं नाम ले रहा हूँ। उसके अलावा 4 नीचे बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो है पंजाब में है, 3 वफाक में है और 1 पुलिस काल अफसर जिसे आप कह सकते हैं लाहौर में तैनात है। IG नहीं है, IG से नीचे है, वो भी तब्दील हो रहा है। और ये इसलिए तब्दील हो रहे हैं कि इनके हवाले से बाकायदा रिपोर्ट्स गई हैं कि ये वजीर आला तक की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे, अपने वज़रा को कहते थे, अपने मुतलका। अच्छा, ये तब्दीली का अमल हो पाएगा? क्योंकि हमने देखा पहले भी जो तब्दीलियां या ट्रांसफर्स या जो कुछ भी करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें रोक दिया जाता है। इस तरह का मामला तो नहीं हो? मेरा ख्याल है अब खान साहब ने बहुत से सख्त फैसले कर लिए हैं और ये करवा जो घूंट है, ये कड़वी गोली जो है खानी पड़ेगी। और ये मेरा ख्याल है इस हफ्ते में जब आपके प्रोग्राम चल रहे होंगे इसी दौरान में बहुत से तबादले हो चुके होंगे। चलिए ठीक। राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सेगमेंट में आप हमारे साथ थे। हम ब्रेक पे जाएंगे। बहुत ही अहम मौजू था, देखते हैं आने वाले वक्त में इसके असरात क्या होते हैं सियासत पर। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर के मौजू को ज़रा उठाएंगे और देखेंगे कि अक़वाम आलम तक ये बात कैसे पहुँची और कहाँ तक पहुँची। जनरल एजाज ऐवान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे सेगमेंट में। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़िश्ता बरस यूएनओ ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई थी कश्मीरियों के हवाले से, और अब फ्रांसीसी सहाफ़ी की ये डॉक्यूमेंट्री कश्मीर द वे ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से ये जो सामने आई है, और इसमें कश्मीर पर होने वाले जुल्म और भारत का जो चेहरा जिस तरह से सामने लाया गया है, ये एक लगता है कि आलमी दुनिया जो है अब सोचने पर मजबूर हो गई है, सोच रही है और देख भी रही है कि भारत कर क्या रहा है। जनरल एजाज ऐवान साहब, आप क्या समझते हैं कि अब ये जो तहरीक अब शुरू हो गई है, जिस तरफ जा रही है और जिस तरह से अब सामने आना शुरू की इन डॉक्यूमेंट्रीज, इन रिपोर्ट्स की सूरत में, कितनी एक बड़ी डेवलपमेंट है? संजीदगी से दुनिया में अब इस मामले को क्या लिया जा रहा है? डू यू टेक इट एज दैट? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि देखिए 70 बरस की इस जो स्ट्रगल है या जो इशू पेंडिंग पड़ा है 70 बरस से और यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन पे अमल दरामद नहीं किया जा रहा, उसकी सपोर्ट में और ये चलने वाली आज़ादी की जो तहरीक है कश्मीर में, मैं समझता हूँ ये अपने हतमी नतीजे की तरफ बढ़ रही है और ये एक जंग आज़ादी का रूप इख्तियार कर चुकी है। क्योंकि एक तरफ एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू गवर्नमेंट है बीजेपी की, जो इसको ताकत के जरिए सप्रेस करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ यूथ ने इस मूवमेंट का, इस तहरीक का, इस इंडिजिनस स्ट्रगल का और अपने जायज़ मुतालबे का इख्तियार अपने हाथ में ले लिया। अब ना वो किसी पार्टी लीडरशिप की मरहून मिन्नत है, ये एक आवाज़ बन चुकी है, पॉपुलर आवाज़। इसकी जैसे अभी आप बात कर रही हैं, इसकी रिफ्लेक्शन पूरी दुनिया में अब नज़र आनी शुरू हुई है। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो अपना सेशन बुलाया था, जहां शाह महमूद कुरैशी साहब भी गए थे, कश्मीर के हवाले से उन्होंने वहां पे आवाज़ उठाई। फिर ब्रसल्स में यूरोपियन यूनियन ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जो हो रही है कश्मीर में, उसको उन्होंने लोगों के सामने पेश किया और उसके ऊपर तनकीद की। फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है, उन्होंने जिस तरीके से इसको बेनकाब किया, और अब
यूनाइटेड नेशन जनरल के सेक्रेटरी जनरल ने भी अपनी मीडिएशन की ऑफर की कि मैं मीडिएट करने को तैयार हूं अगर दोनों मुल्क इस पर और बिलखुसूस भारत इस पर एग्री करे तो इससे पता ये चलता है कि इस वक्त जो कश्मीर स्ट्रगल है वो एक बड़े शार्प फोकस में आ चुकी है और दुनिया इस इशू की तरफ देख रही है। फिर जो पुलवामा के इंसिडेंट हुआ और उसकी वजह से एक इंडिया ने जो इसको हाइप दी और पाकिस्तान के अगेंस्ट एग्रेशन की 1971 के बाद मेनलैंड पाकिस्तान को टारगेट किया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने रेस्पॉन्ड भी किया, हिंदुस्तान की तज़हीक भी हुई और दुनिया एक तरफ फिर इसको एज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट देख रही थी। तो ये जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं समझता हूं ये कश्मीरियों की जो कुर्बानियां हैं वो अभी रंग ला रही हैं और अब इसको सुप्रेस करना हिंदुस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। अच्छा शाइस्ता, जिस तरह अभी हमने बात की थी कि ये जो फ्रांसीसी सहाफ़ी हैं जिन्होंने मकबूजा कश्मीर का जो दौरा भी किया, जो वहाँ पर रहे, वहाँ पर जो मामला देखे और आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का जो हिस्सा हम उसे कहेंगे, आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो हालात उन्होंने देखे उस पर हैरानगी का इजहार भी किया। आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं कश्मीर का मामला उठाने के हवाले से, मकबूजा कश्मीर की मैं बात कर रही हूँ, आप समझ रहे हैं कि मुनासिब है, ठीक जा रही हैं ये कोशिशें और जिस तरह से मामला चल रहे हैं तो रजिस्टर हो रही हैं कि नहीं? जी शाइस्ता परवेज साहिबा जी। अच्छा ओके, अच्छा जी देखें, थैंक यू जी। देखें, कोशिश तो हो रही है लेकिन आई फील कि हमें इस वक्त अपनी कोशिशों को और बहुत तेज करना चाहिए और जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं, जो जुल्म तशद्दुद है, जो बर्बरियत है और जो मैं कहती हूँ कि इंतहा हुई है, उसको हमें दुनिया के सामने उजागर करना चाहिए और हमें बहुत ज्यादा इस वक्त एक्टिव होने की जरूरत है। क्योंकि देखें, कश्मीरी और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है और जो मूवमेंट इस वक्त जिस पीक पे पहुंची हुई है, उनको सिर्फ और सिर्फ दुनिया को, हमें कोई वहां पे कब्जा या कुछ तो नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं और हमें दिखाना चाहिए कि वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन किस इंतहा की हो रही है और जेनोसाइड हो रही है वहां पे, वो लोगों को दिखाना चाहिए। क्योंकि जो दुनिया है, ये देखें, मुझे तो इंसाफ नजर नहीं आता, क्योंकि जहां एक दुनिया के एक खित्ते में जहां इंतहा का जुल्म और नाइंसाफी हो रही हो, उस पे दुनिया खामोश हो और रिपोर्ट्स बन रही हो, तो हमें अपना काम और तेज करना चाहिए, हमें दुनिया को और बताना चाहिए। और इस फ्रंट पे आपने देखा है कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट बिल्कुल एक पेज पे हैं। हम जो भी कदम हुकूमत उठाएगी, ऑपोजिशन उसके साथ खड़ी है और हम कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे और हम उनके साथ हैं। रमेश कुमार साहब, और कदम उठाना चाहिए इस हुकूमत को, और क्या ऐसा है जो करना चाहिए इस हुकूमत को जो अभी तक नहीं किया, और क्या आप समझ रहे हैं जो अभी तक किया है, इज इट इनफ? मैंने इत्फाकन से हिस्ट्री भी पढ़ी है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को भी पढ़ा है और मेरी इसके ऊपर गहरी नज़र है, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे ईरान हो, और पाकिस्तान को क्या होना चाहिए। जब अभी महातीर मोहम्मद जब आया था तो मैंने उसके ऊपर लिखा भी था एक आर्टिकल कि महातीर मोहम्मद ने जो बात की थी कि मैं पाकिस्तान के बाद जब मुल्क का आज़ाद हमारा हुआ तो उसको मैंने जब तरक्की की राह के ऊपर लेके गया तो पहली मेरी थ्योरी ये थी कि मुझे किसी मुल्क को दुश्मन नहीं बनाना है, हर मुल्क को दोस्त बनाना है और किसी मुल्क के इंटरनल मैटर के अंदर मुझे इंटरफेयर नहीं करनी है, मुझे अपने इंटरनल मैटर्स देखने हैं। और आज मेरा सरकारी सतह पे कोई मुल्क दुश्मन नहीं है, तब मैंने अपने मुल्क को तरक्की कराई है। तो मैंने बहुत चीज़ों के ऊपर रिसर्च भी की है, मेरी रिसर्च आदत है, 2-3 घंटे ऐसे लाइब्रेरी में बैठा रहता हूँ। तो मैं काफ़ी चीज़ों से जनरल एजाज साहब से मेरी बहुत अच्छी मोहब्बत कश्मीर तो उनका इंटरनल मैटर तो नहीं है ना, कश्मीर के तो कवानीनों कवायद तो तब भी उनके मुख्तलिफ थे जब वो उनका इल्हाक नहीं था भारत के साथ। देखें, अगर आप मुझे मेरीन अगर बात करने दें तो मेरी बात पहले मुकम्मल सुने फिर आप बात। तो 2 चीज़ें हैं। अब इंडिया के अंदर जो जनरल एजाज साहब ने बात की,
एक है उसके इंटरनल मैटर्स की, दूसरी की डिस्प्यूटेड मैटर्स की। जो डिस्प्यूटेड मैटर है वो है सिर्फ कश्मीर का। जो कश्मीर का जो डिस्प्यूटेड मैटर है, मैं समझता हूं उसका हल एमिकेबली निकलना चाहिए, दोनों को बैठ के निकालने चाहिए, और वो वक्त आ गया है। और आप देखेंगे 10-15 दिनों के अंदर या कुछ दिनों के बाद एक और जो है वो हो रहा है इस चीज़ के ऊपर वर्क, में जो है वो उसके ऊपर लगा हुआ हूँ, और हो सकता है कि आपको अच्छी खबर मिले इस आज़ाद कश्मीर के हवाले से और जम्मू कश्मीर के हवाले से। उसके लिए 8-10 दिन का टाइम दे मुझे, मैं आपको बताऊंगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सोशल मीडिया को हुदूद व क़यूद में लाने की अब कोशिश जो है वो तेज़ की जा रही है। हुकूमत सरगर्म है और सोशल मीडिया पर जितने भी तौहीन और हतकामेज़ सरगर्मियाँ हैं, इस हवाले से अब सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन कैसे लिया जाएगा ये ज़रा जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस हवाले से जो जजेस हैं उनको जो तैनात करना है ये मामला अभी तक नहीं हो सका। इसके अलावा हुकूमत जो है क्या इक़दामात कर सकती है, पॉलिसी साइज जो कमेटी है उसको साइबर क्राइम्स के कानून पर अमल दरामद के लिए ज़वाबित के हवाले से दरख्वास्त भी दी गई है। लेकिन ये मामला जो है ये बढ़ेगा आगे कैसे। हमारे साथ इस सेगमेंट में कामरान खान हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से मौजूद हैं, जबकि रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बैरिस्टर मसरूर अभी कुछ देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। कामरान खान, थोड़ा सा समझाइएगा कि ये मामला आगे बढ़ेगा कैसे और होगा क्या क्या। जी मेरीन, ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स है जो कि कानून है हमारे मुल्क में, नाफिज़शुदा कानून है जो कि सन 2016 में, यानी आज से तकरीबन 2.5 साल कबल इंट्रोड्यूस कराया गया था, एनफोर्स हुआ और बहुत जामे किस्म का कानून था। अगरचे इसके ऊपर बहुत तनकीद का भी सामना करना पड़ा था कि शायद ये जो लिबर्टी है, सोशल लिबर्टी और इंडिविजुअल लिबर्टी, मास लिबर्टी को ये उसके ऊपर कदगन लगाएगा, लेकिन इसके बावजूद इसका नफाज हुआ। और मकसद इसका ये था कि इस वक्त सोशल मीडिया पर जितनी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है ना इस पर चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी ट्रैफिक और जितनी एक्टिविटी इस वक्त सोशल मीडिया नज़र आती है उसका बहुत गलत इस्तेमाल जो है वो भी सामने आ रहा है, ऑफेंस की सूरत में, क्राइम्स की सूरत में। यानी किसी का धड़ है तो किसी का सर है, फोटोशॉप करके तस्वीरें, इस तरह से पोस्ट, जाली अकाउंट्स और फोर्जरी और इस किस्म के बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के ज़मरे में आते हैं, बहुत से ऑफेंसेस जो थे वो उनको रोकना ज़रूरी था। तो उसके लिए एक कानून इंट्रोड्यूस कराया गया उस कानून के तहत। लेकिन हुआ यह है कि 2.5 साल में भी उसके ऊपर ना तो अदालतें बन सकीं, ना जजेस का ताइन किया जा सका, उनको उनकी तैनाती जो थी वो ज़रूरी थी, अलग ट्रिब्यूनल्स बनाने थे, कोई एक जो है वो कोर्ट जो है वो नहीं बना। इसी तरीके से नई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो थी वो भी बनानी थी, फोरेंसिक लैब बनानी थी, ताकि इस पूरे ये जो इसका स्केलेटन हमने तैयार करना था, इसका एक पूरा निज़ाम जो है वो इन प्लेस होता। लेकिन उसके ऊपर कोई भी जो है ना वो गुज़िश्ता 2.5 साल में, यानी इस कानून के आने के बाद से कोई चीज़ हमें अमली तौर पर इसके नफाज के सिलसिले में सामने नहीं आई। तो अब हुआ यह है कि अब हुकूमत ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि इसको हदूद और क़यूद में लाने की ज़रूरत है। अगर कोई यहाँ पर ऑफेंस होता है सोशल मीडिया पर, तो उसके लिए कोई सज़ा देने के लिए, उसको ट्राई करने के लिए अदालतें होनी चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। और ये जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, इसको अमल दरामद की ज़रूरत है। इसके लिए बाकायदा तौर पर एक खत भी लिखा गया है। जिस तरह अभी कामरान खान ने बात की है कि कानून साजी जो है उसमें तेज़ी नहीं आई, इरादे तो बड़े अच्छे हैं, काम करने का इरादा भी है, लेकिन काम करना किस तरह है और अभी तक क्या प्लानिंग है हुकूमत की, इसका जवाब दीजिएगा। और वो आपको याद होगा कि जब पहले फवाद चौधरी साहब ने बात की थी तो नून लीग और अपोजिशन की तरफ से एकदम से उनको शायद ख्याल आया कि हम पर इसका गलत इस्तेमाल किया जाएगा और जो हमारे लोग हैं जो राय देंगे तो उनको शायद इस ज़िम्मे में पकड़ लिया जाएगा या फिर उनके ऊपर कोई कदगन लगा दी जाएगी या जिस तरह भी। तो ज़रा उसको भी एड्रेस कर दीजिएगा साथ ही। मेरीन जब 2016 में ये कानून आ रहा था, जब उसके ऊपर डिस्कशन हुई तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च की। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि माजी में भी हमने ऐसे बहुत सारे कानून बनाए। 99 में वुमेन प्रोटेक्शन आया, चाइल्ड प्रोटेक्शन आया, मगर उन चीज़ों के ऊपर अमल नहीं हुआ। पहले तो चीज़ ये है कि हमारे पास अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस जब तक नहीं होती है तब तक एथिक्स हमारे पास नहीं होता है। तो हम ये सारी चीज़ें करते हैं मगर उस चीज़ों के ऊपर फ्यूचर हमारा जो है वो अमल नहीं करता।
अब मेन चीज़ यह है कि हमने इतना बड़ा कानून 2016 में बनाया, फिर जब अब हमारी जब दूसरी पीटीआई की गवर्नमेंट आई तब इन्होंने जब इसके ऊपर पाबंदी की बात की, तो हम जब भी ऐसा कानून बनाते हैं या बात करते हैं वो उसमें क्रिटिसिज्म ज़रूर शामिल होता है, मगर हमारे पास कानून, हर किस्म का कानून पहले ही मौजूद है। करना क्या चाहिए था, मैंने इसके ऊपर स्टडी की कि हमें जो है इसको रेगुलराइजेशन होनी चाहिए थी। मतलब जैसे फेसबुक है, जैसे ट्विटर है, जैसे गूगल, इनकी यहाँ पे ऑफिस हो, आपका जो भी मोबाइल उसको यूज़ करे, जो भी इंटरनेट यूज़ करे, वो ईमेल एड्रेस, वो मोबाइल नंबर आपका वो रजिस्टर होना चाहिए, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अगर उसके ऊपर कोई भी आपको ऐसा मटेरियल नज़र आता है तो कानून वैसे ही हमारे पास क्लियर है कि अगर किसी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है, कहीं पे कौन सी बात आती है, तो उनके लिए सज़ाएं पहले भी है। मगर हम बड़े बहुत कानून बना देते हैं जिस कानून के अंदर इतनी पेचीदगियाँ होती हैं कि उसके ऊपर फिर इम्प्लीमेंटेशन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आज भी ये समझता हूँ कि हर कदम उठाने से पहले उसको इतना आप अच्छे तरीके से मैनेज करें कि आपकी इम्प्लीमेंटेशन कानून बनते ही शुरू हो जाए, और नहीं तो ऐसे टिपिकल कानून बनाएंगे और कानून तो यही 2016 में हुआ, ये अभी हो रहा है। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि विल के साथ नई चीज है हमारी आवाम के लिए, और हमारा मकसद आज इस सेगमेंट का ये भी था कि जरा हम बताएं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, ये किस तरह से अमल दरामद होगा इसके ऊपर। बैरिस्टर मसरूर साहब हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर साहब, जो मुहज़्ज़िब ममालिक है, मैंने इसके ऊपर एक रिसर्च के ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा है जंग और दी न्यूज में, वो आप कभी देख लेना। मैंने उसको बिल्कुल बारीकी से देखा है कि क्या इसका हल है। ठीक हो गया। अच्छा बैरिस्टर मसरूर साहब, ये बताइए कि जिस तरह अभी मैंने बात की मुहज़्ज़िब ममालिक है, वहाँ पे कंट्रोल्ड होते हैं ये मामलात, खासतौर पे जो स्ट्रेटेजिक मामलात होते हैं। यहाँ पर इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुश्किलात क्या है, आम आदमी समझ कैसे पाएगा? क्योंकि अभी जब मैं इसकी डिटेल्स पढ़ रही थी और फिर जिस तरह की सज़ाएँ जो हैं इसके लिए रखी गई हैं, बड़ी सख्त सज़ाएँ हैं। यानी धोखाधड़ी पर 3 साल कैद, 5 लाख जुर्माना, साइबर क्राइम दहशतगर्दी पर 14 साल कैद, 5 करोड़ जुर्माना, और इसी तरह मोबाइल फोन की टेम्परिंग पर 3 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना। और ये इसमें से बहुत से ऐसे क्राइम है जो बहुत ही कॉमन है। जरा समझाएं कि ये इम्प्लीमेंट हो भी पाएगा कि नहीं, और हो पाएगा तो आम आवाम तक इसकी जो अवेयरनेस है वो पहले कितने जरूरी होगी। अगले को पता ही ना हो कि मैंने ये जुर्म कर दिया है। हम तो आदी हुए ना इस तरह के जुर्म करने के। देखिए, पाकिस्तान में कानून का ना होना तो कभी मसला ही नहीं रहा। कवानीन की तो भरमार है। प्रॉब्लम यही है हमारे मुल्क में, जैसा भी कामरान साहब भी बता रहे थे, कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। अब ये तो चले, साइबर लॉ तो नया आया है, उसमें लोगों की अवेयरनेस की जरूरत है। जो डिफेमेशन का कानून है पाकिस्तान में, वो तो कई दहाइयों से मौजूद है कि हद की इज्जत का। अब तो लोग इसको इतना गैर फाल हो चुका है, उसमें भी कैद हो सकती है, उसमें भी जुर्माने हो सकते हैं। इतना गैर फाल हो चुका है कि लोग तो हद की इज्जत के नोटिस का जवाब देना पसंद तक नहीं करते, उनको पता होना कुछ नहीं है। इसी तरह बड़े बड़े लोगों, सियासी लोगों ने हद की इज्जत के दावे दायर किए हुए हैं, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। ये जो पैक्टो है, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स का जो लॉ है, ये इसमें भी मसला ये है कि चीज़ें तो बड़ी डिटेल से दी गई हैं। इवन किसी की तस्वीर आप गलत इस्तेमाल करते हैं, किसी की फेक आइडेंटिटी बनाते हैं, इवन इसमें पेस्टरिंग ऑनलाइन है, अगर किसी को आप हैरेस कर रहे हैं, कवानीन तो हैं। मसला ये है कि इसमें एक तो 2 इसके आंसर है। एक, इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, आगाही बहुत ज़रूरी है। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हर बच्चे को सोशल मीडिया की एक्सेस है, उसमें वो एहसासी जिम्मेदारी नहीं है कि वो देख ले कि वो जो पोस्ट कर रहा है उसके क्या नताइज निकलेंगे, क्रिमिनल भी और उसके सोशल एस्पेक्ट्स भी। आप देखें इसमें माशरे में और कितनी बुराइयाँ जन्म लेती हैं। स्कूलों की सतह पर हमें चाहिए कि अवेयरनेस लेके आए बच्चों में कि आप जो ये वालिदैन उसके हाथ में एक टूल दे रहे हैं, आप वैसे तो बच्चे को बड़ा 4 दीवारी के अंदर रखेंगे, लेकिन जो मोबाइल फोन की सूरत में आप बच्चे को जो टूल दे रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने वो एक्सपोज होता है और उसमें बाकी क्राइम्स को भी जन्म मिलता है। दूसरा, इसका सियासी एस्पेक्ट देखें। एक बिल्कुल जेन्युइन फियर ये भी है कि कहीं इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के रोकथाम की आड़ में पॉलिटिकल डिसेंट को
तो कदगन नहीं लगाई जा रही। क्या पे आज़ादी राय इजहार के जो आज़ादी है सबसे बड़ा वो स्टेक है जो ऑपोजिशन का है, क्योंकि आपको एक फाइन लाइन ड्रॉ करनी होगी कि कहाँ पर जुर्म शुरू होता है, कहाँ पर मेरे राय का इजहार है। रमेश कुमार साहब आपका, कामरान खान आपका और बैरिस्टर मसरूर साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे मेहरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।